मोनिका बहुत ही पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसकी माँ ने उसकी शादी एक गांव में जमींदार के बेटे से कर दी। शादी होने के बाद मोनिका को कोई अफसोस नहीं था कि उसकी शादी गांव में हो गई। मोनिका शादी के अगले दिन रसोई में खाना बना रही थी, तभी वो खुद से बात करते हुए कहती है, जैसा टीवी में होता है, बीवी किचन में खाना बना रही हो और पति पीछे से आकर कमर पकड़े। काश ऐसा मेरे साथ भी हो। आज मेरी पहली रसोई है, मेरे पति भी काश पीछे से आकर मुझे ऐसे ही पकड़े। मोनिका अपनी पहली रसोई बहुत ही खुशी से बना रही थी। तभी पीछे से मोनिका की सास ममता आती है और उसके सर पर घूंघट रखते हुए कहती है, बहू तो भूल गई क्या, तेरी शादी हो गई है। अब तू कुंवारी नहीं है बल्कि शादीशुदा है। सर ऐसे खुला रहे अच्छा लगता है क्या? ये तो अच्छा है कि मैंने देखा, कहीं कोई और आ जाता तो वो देख लेता। माँ जी, लेकिन घूंघट जरूरी थोड़ी ना है। मैं तो अपने ही घर में हूँ, बाहर थोड़ी। अगर बाहर जाऊंगी तो घूंघट कर लूंगी। मैं मना थोड़ी कर रही हूँ घूंघट करने के लिए। बहू तेरा दिमाग फिर गया है क्या? हमारे घर की बहुएं घूंघट के बिना अपने कमरे में नहीं रहती और तू बोल रही है कि बाहर करूंगी? नहीं, बहू तो घूंघट में ही रही हो हमेशा। माँ जी, लेकिन मुझे घूंघट की आदत नहीं है। मैं शहर में ही पढ़ी लिखी हूँ। मुझे ये सब बहुत ही पुराने ख्यालात लगते हैं। मैं तो बोलती हूँ कि आप लोगों को भी आज में रहना चाहिए, ना कि पुरानी सोच में। बहू क्या बोल रही है? थोड़ा तो सोच कर बोल ले। मैं तेरी सास हूँ और ख्याल आज के हो या पुराने हो, तुझे मानने तो पड़ेंगे ही, क्योंकि ये तेरा मायका नहीं ससुराल है, ससुराल। समझी तू? माँ जी, आप बोल रही हो तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन मुझे घूंघट नहीं पसंद है। बहू पसंद होने ना होने से कुछ नहीं होता। अरे एक तो घर की बहू, ऊपर से घर की इज्जत की जिम्मेदारी तेरे सर पर ही है, तो बहू को तो हमेशा अपना सर ही ढकना चाहिए। ममता की बात सुनकर मोनिका घूंघट कर लेती है। मोनिका को घूंघट पसंद तो नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन वो अपनी सास की बात मान लेती है और अब घूंघट में ही रहने लगती है। कई दिनों तक तो मोनिका बिना कुछ बोले घूंघट में ही रह लेती है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब गर्मी का मौसम आता है तो मोनिका घूंघट में होती है और घर की सफाई कर रही थी। मोनिका की नजर से एक कोना चूक जाता है। तभी उसकी ननद भूमि उसे टोकते हुए कहती है, भाभी आपकी आँखों का इस्तेमाल कर लो, दान में थोड़ी देनी है आपको आँखें। नंदन जी, आप मुझे बोल रही हो कि आँखों का इस्तेमाल कर लो, तो जरा आप भी अपनी आँखों का इस्तेमाल करो ना। मैं झाड़ू लगा रही हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दिख रहा है, और ये भी बहुत अच्छे से दिख रहा है कि कैसे झाड़ लगा रही हूँ। वो देखो, उस कोने में तो गंदगी अभी भी बाकी है। अरे साफ कर रही हो तो अच्छे से करो ना, काम चोरी क्यों दिखा रही हो? मैं काम चोरी नहीं करती हूँ। एक तो मेरे सर पर गज भर का घूंघट दिया है और ऊपर से इतनी ज्यादा गर्मी है, नहीं दिखा होगा वो कोना। टोकने की जरूरत नहीं है। भाभी, अगर मैं आपको नहीं टोकती तो वो कोना गंदा ही रह जाता। आपको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आप उस कोने में वापस झाड़ू लगा लो। ननन जी, आपको टोकने का इतना ही शौक है तो एक बार अपनी माँ को भी टोक दो ना, कि तुम्हारी भाभी के सर से ये घूंघट हटाने के लिए मान जाए। मैं तो इस घूंघट से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। सॉरी भाभी, ये बात तो आपको खुद ही माँ से बोलनी पड़ेगी। जो चीज माँ खुद नहीं करती तो वो आपको करने कैसे दे सकती है? और ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना भाभी, आप ये तो भूल ही जाओ। ये घूंघट तो मेरे लिए आफत ही बन गया है। सोचा था ससुराल में सुख से रहूंगी, सब तो दिया भगवान ने, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में ये घूंघट भी दे दिया है। भाभी, अब किस सोच में पड़ी हैं आप? मैं तो आपको इतना ही बोलूंगी कि आपको धीरे धीरे घूंघट की आदत हो जाएगी। इसमें इतनी कोई परेशानी की बात है नहीं। आप पहली औरत तो नहीं हो ना जो घूंघट वाली है। हाँ हाँ, जब आप अपने ससुराल जाओगी और वहाँ आपको भी 24 घंटे बस घूंघट में ही रहना पड़ेगा ना, तब मैं आपसे बोलूंगी कि आदत तो लगी जानी है कुछ दिनों में ही, ठीक है ना? मोनिका तो परेशान ही हो चुकी थी अपने घूंघट से, लेकिन वो करती भी क्या, अपनी सास की बात को तो नकार नहीं सकती थी। लेकिन फिर भी वो बहुत कोशिश करती कि कोई तो घर में बोले कि अब वो बिना घूंघट के रह सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मोनिका को घूंघट में ही रहना पड़ता है। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं और अब मोनिका को घूंघट से और भी ज्यादा परेशानी होने लगती है। कुछ दिनों बाद मोनिका अपने कमरे में जाती है
तो वहाँ उसका पति प्रतीक होता है। घूंघट की वजह से मोनिका उसे देख नहीं पाती। तभी प्रतीक कहता है, मोनिका, मैं यहीं खड़ा हूँ, तुम मुझे देखकर भी अनदेखा क्यों कर रही हो? किसी ने कुछ बोला क्या? मैं कहाँ किसी को अनदेखा कर सकती हूँ। घूंघट की वजह से सब मुझे ही अनदेखा कर रहे हैं। तुम थोड़ा गुस्से में लग रही हो। माँ ने कुछ बोला है क्या तुम्हें, या किसी और ने कुछ बोला? गुस्से में तो रोज ही रहती हूँ, लेकिन मुझे तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। सर पर एक घूंघट करवा दिया है और सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ मेरी परेशानी तो किसी को भी नहीं दिखती है। बातों को इस तरह घुमा क्यों रही हो? जो बोलना है साफ साफ बोलो ना। मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारी हर बात में साथ दूंगा, लेकिन बताओ तो क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अरे ये घूंघट ही मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। आपकी माँ ने मुझे बोला है कि हमारे घर की बहुएं घूंघट में ही रहती है, लेकिन मुझे घूंघट से बहुत परेशानी होती है। तब तो बताओ मैं क्या करूँ इस घूंघट का। मोनिका, तुम खामखा ही गुस्सा कर रही हो। अरे माँ ने बस घूंघट ही तो बोला है करने को। आप बड़ी आसानी से इसलिए बोल सकते हो क्योंकि आपको थोड़ी ना घूंघट में रहना पड़ता है। घूंघट में तो मुझे रहना पड़ता है ना, वो भी हमेशा। मेकअप जावे मिसयूज मेरा, घूंघट बैन करा दे ओ पिया। तुम्हें अगर सच में इतनी परेशानी हो रही है ना घूंघट से, तो एक काम करो ना, अपना काम जल्दी से खत्म करके कमरे में आ जाया करो। फिर यहाँ कौन बोल रहा है तुम्हें घूंघट करने को? आपसे तो बोलना ही नहीं चाहिए था। अरे घूंघट की वजह से तो मुझे काम करने में और टाइम लगता है, लेकिन आपको क्या, खुद पर जब बीते तो दूसरों का दुख भी समझ में आए ना। ठीक है, तुम इतना बोल रही हो तो मैं एक बार जाकर माँ से बात कर लेता हूँ। नहीं, रहने दो। माँ जी से बात करने जाओगे तो माँ जी यही बोलेंगी कि अपनी बीवी की वकालत कर रहा है। अरे तुम मुझे सुना भी रही हो और ये भी बोल रही हो कि मैं माँ से बात भी ना करूँ। मेरी घूंघट की परेशानी तो किसी को दिखती ही नहीं है। मेरे बोलने पर जाओ तो खुद भी सुनोगे और मुझे भी सुनवाओगे। मोनिका हर किसी को अपनी घूंघट की परेशानी बता तो रही थी, लेकिन कोई भी मोनिका की इस परेशानी का हल नहीं बता पा रहा था। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे और मोनिका को अपने घूंघट को लेकर और भी गुस्सा आता है। कुछ दिनों बाद मोनिका रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसका ससुर आता है और मोनिका को आकर पीछे से पकड़ लेता है। ये सब उसकी सास देख लेती है और कहती है, ये क्या हो रहा है? और बहू तूने कुछ बोला क्यों नहीं? और आपको अपनी बीवी बहू में कोई फर्क दिखता है या नहीं? किसी को भी आकर पीछे से पकड़ लेते हो, शर्म है या नहीं? मुझे क्या पता था यह तुम नहीं बल्कि बहू होगी। मुझे तो यही लगा कि तुम हो घूंघट में। अब घर में दो औरतें घूंघट में रहेंगी तो किसी को भी गलतफहमी हो सकती है। और माँ जी, मुझे भी नहीं पता था ना कि ससुर जी अचानक से आ जाएंगे। घूंघट में कम नजर आता है मुझे भी। अब आपकी बात सुनो तो दिक्कत, ना सुनो तो भी दिक्कत। करूँ तो करूँ क्या मैं? अब से इस घर में घूंघट कोई नहीं करेगा। आज ये हुआ है, कल पता नहीं क्या हो जाए, किसे पता। अरे वाह, जिस घूंघट से परेशान थी मैं और सबको बार बार बोल रही थी घूंघट बैन करवा दो, वो तो माँ जी ने खुद ही मना कर दिया। मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ममता घूंघट करने से मना कर देती है अपनी बहू को और मोनिका भी इस बात से बहुत खुश होती है। रंजना एक बहुत ही खूबसूरत और तेज किस्म की लड़की थी, लेकिन इसकी एक बहुत ही बुरी आदत थी। वो हर किसी की जेब काट दिया करती। वो अपनी माँ रीना और पिता राकेश के साथ भोपाल में रहा करती थी। उसके माता पिता भी इसके इस आदत से परेशान रहते थे। हालांकि वो अपने घर में ये काम नहीं किया करती थी, पर घर के बाहर निकलते ही उसका ये काम शुरू हो जाता। इस सब की वजह से उसका रिश्ता भी कहीं तय नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही एक दिन उसके लिए दिल्ली से एक रिश्ता आता है। वो लोग रंजना को देखने उसके घर आते हैं। ऐसे में रंजना के पिता राकेश उनसे कहते हैं, जी आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे भी यहाँ सब लोग आपको इतने अच्छे से जानते हैं कि किसी को कोई तकलीफ होने ही नहीं देते। कहीं इन्हें रंजना की सच्चाई तो पता नहीं लग गई? जी आप कहना क्या चाहते हैं? किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो तो हम बस मजाक कर रहे थे। ओह, मैं तो घबरा ही गया था। अच्छा ये सब छोड़िए, आप अपनी बेटी तो दिखाइए हमें। अरे रंजना की माँ, जरा बिटिया को ले आओ। फिर रीना रंजना को उनके सामने लेकर आती है।
राजीव उसे देखकर उस पर पहली नजर में ही फिदा हो जाता है। उसके घर वालों को भी रंजना काफी पसंद आती है। फिर वो लोग बातचीत करके वहाँ से चले जाते हैं और कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। अब रंजना का घर बार, रहन सहन सब कुछ बदल गया था, लेकिन उसकी जेब कतरने वाली आदत बिल्कुल भी नहीं बदली। ऐसे ही एक दिन उसकी सास उसे किसी काम से बाहर भेज देती है। जैसे ही वो ये सुनती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे हाथ साफ किया काफी समय हो गया था। कुछ देर बाद वो बाहर जाती है और इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे वहाँ ऐसा कोई नजर नहीं आता जिसकी वो जेब साफ कर सके। इससे परेशान होकर वो अपने घर आ जाती है और अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन रंजना को कोई इंसान नहीं मिलता जिसकी वो जेब काट सके। इसकी वजह से वो अंदर ही अंदर पागल हो रही होती है। इसलिए वो अब घर में ही ताका झाकी करने लगती है और अपने पति की ही जेब साफ कर देती है। जब राजीव अगले दिन अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है तो देखता है कि उसकी जेब में से सारे पैसे गायब है। तो वो रंजना से इसके बारे में पूछता है। रंजना, क्या तुमने मेरी जेब से पैसे लिए हैं क्या? नहीं राजीव जी, अब मैंने तो नहीं लिए। क्यों, क्या हुआ? यार, मेरी जेब में तो 1 रुपया भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए सब। हो सकता है जब आप कल घर वापस आ रहे हो तभी कहीं गिर गए हो। है? हाँ, हो सकता है। शायद तुम सही कह रही हो, ऐसा ही हुआ होगा। चलिए, कोई बात नहीं, अब आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। हाँ, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। इसके बाद रंजना कुछ दिनों तक राजीव की जेब से पैसे नहीं निकालती ताकि उसे शक ना हो, लेकिन उसने अपनी सास की अलमारी में से पैसे निकालने शुरू कर दिए और उसकी सास को कानो कान खबर तक नहीं होती। पर एक दिन रानी अपनी अलमारी में से किसी काम के लिए कुछ पैसे निकालने जाती है तो वो देखती है कि उसमें पैसे है ही नहीं। फिर वो रंजना को बुलाकर उससे कहती है, देख बहू, अलमारी में मैंने कुछ पैसे रखे थे, अब वो यहाँ है ही नहीं। माँ जी, आप मुझ पर शक कर रही है क्या? देख बहू, तू रो मत है, मैं तुझ पर शक नहीं कर रही हूँ या कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, है बस पूछ ही तो रही हूँ। नहीं माँ जी, मुझे सच में कुछ नहीं पता इस बारे में। चले, कोई नहीं, तू रो मत। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और रंजना समझ जाती है कि घर में सफाई करना ठीक नहीं है, यहाँ उस पर सीधा शक जाएगा। इसलिए वो फिर बाहर जाने के बारे में सोचती है। ऐसे ही एक दिन रंजना अपने शिकार की फिराक में मार्केट में चक्कर काट रही थी तो उसे एक बहुत ही अच्छे घर की औरत दिखी जिसने काफी सारी मोटी मोटी सोने की चेन और हीरे की अंगूठियां पहनी हुई थी। उसको देखकर रंजना का मन मचल जाता है और वो उसका पीछा करने लगती है, जिसके बाद मौका पाते ही उसका सब सामान साफ करके वहां से 9-2-11 हो जाती है। वो औरत रंजना को पकड़ने की भी कोशिश करती है, लेकिन मोटी होने की वजह से उसे पकड़ नहीं पाती और फिर रंजना अपने घर आ जाती है और देखती है कि वो जिसको लूट कर आई है वो औरत उसकी सास से बातें कर रही है। ये देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। इतने में रानी उसे देख लेती है और उसे आवाज लगाती है, अरे बहू, आ गई तू, इधर आ जल्दी, देखो कौन आया है। जी माँ जी, अभी आई। ये औरत तो मुझे पहचान लेगी मेरे पास आते ही। जल्दी आओ ना, क्या सोच रही है वहाँ खड़ी खड़ी? जी माँ जी, अब मैं सोच रही थी कि इनके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ, इतनी दूर से आई है, भूख लगी होगी इन्हें। अरे तू इसकी चिंता मत करे, वो सब मैं पहले ही कर चुकी हूँ, तू बस इधर आ जा। अब रंजना उनके पास जाती है तो रानी उससे कहती है,
देख बहू, ये मेरी दूर की रिश्तेदार हैं। ये रिश्ते में बहन लगती हैं और तेरी मौसी सास लीला। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? नमस्ते बेटा, मैं अच्छी हूँ। लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। रानी, मैं तुझे जिस लड़की के बारे में बता रही थी वो बिल्कुल इसी की तरह लगती है। कौन सी लड़की मौसी जी? जब मैं यहाँ आ रही थी तो एक लड़की मेरे पास आई और मेरे सारे जेवरात चुरा कर भाग गई और वो बिल्कुल तेरी तरह दिखती थी। हाँ। नहीं नहीं लीला, अब मेरी बहू ऐसी नहीं है। मैं भी कहा ऐसा कह रही हूँ, बस मुझे लगा ऐसा कि ये उसकी तरह दिखती है। रंजना जब घर में आई थी तो उसके साथ उसका बैग भी था, लेकिन वो बैग को गेट के पास ही रखकर आई होती है और उसके बारे में भूल जाती है। थोड़ी देर बाद राजीव घर पर आता है और घर में घुसते ही उस बैग को देख लेता है और समझ जाता है कि ये बैग तो रंजना का है। इसका मतलब रंजना रोज बाहर जाकर लोगों की जेब काटती है और उनका सामान चोरी करती है। फिर वो रंजना के पास जाकर उससे कहता है, रंजना, क्या है ये सब और ये तुम कब से कर रही हो? मुझे माफ कर दीजिए राजीव जी, मैं आदत से मजबूर हूँ। मेरे हाथ जब भी कोई जेब या अच्छी चीज देखते हैं तो खुद ही उसकी हासिल करने के लिए चल पड़ते हैं। इन दोनों की आवाज सुनकर रानी और लीला भी उनके कमरे में आ जाती है और उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। फिर वो राजीव को भी सब बताती है कि कैसे इसने लीला को लूटा था, फिर कैसे अनजान बन गई। इस पर उसकी सास रानी पुलिस को बुलाने का सोचती है, लेकिन जब रंजना सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगती है तो वो लोग उसकी हालत देखकर उसे माफ कर देते हैं और फिर रंजना कभी किसी की जेब नहीं काटा करती। फिर सब ठीक हो जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुखदेव शाम के समय अपने काम से लौटता है तो देखता है कि उसकी बेटी चंदा पढ़ाई कर रही होती है। सुखदेव को घर में आया देख उसकी पत्नी मीना चंदा को टोकते हुए बोलती है, अरे पढ़ती ही रहेगी, थके हारे आए अपने बाबा को पानी भी देगी। बाबा आप कब आए? अब किताबों से ध्यान हटे तो तुझे तेरे बाबा के आने का पता चले ना। मानो पढ़ने ना बैठी हो, किताबों में डूब गई हो, आसपास की कोई खबर ही नहीं है। हाँ तो अच्छा ही है ना, इस गरीब की बेटी ना पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का ही नाम तो रोशन करेगी। बिल्कुल बाबा, देखा माँ, बाबा सब जानते हैं। हाँ हाँ, तुझे और तेरे बाबा को ही सब पता है ना, तेरी माँ तो अनजान है। जा अब पानी ले आ। अभी लाती हूँ। चंदा मटके से एक गिलास पानी निकालकर सुखदेव को दे देती है और फिर से पढ़ाई करने बैठ जाती है। चंदा एक गरीब परिवार में पली बढ़ी थी। उसका एक बड़ा भाई भी था जो पढ़ाई के लिए अपने मामा के यहाँ रहता था। चंदा भी 12वीं कक्षा में थी और पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई किया करती। एक रोज वो अपनी सहेली रूपल के साथ स्कूल से लौट रही होती है। तभी रूपल चलते चलते नोट्स पढ़ रही थी तो चंदा उससे कहती है, रूपल ये कैसे नोट्स हैं, मुझे भी दिखाना। बिल्कुल नहीं, ये नोट्स मुझे ट्यूशन से मिले हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है ये। हाँ तो मुझे भी तो एग्जाम देने हैं, एक बार दिखा तो सही। कहाना नहीं, पिछली बार तुझे अपने ट्यूशन के इंग्लिश वाले नोट्स दिए थे, फिर क्या हुआ था? क्लास में सबसे ज्यादा इंग्लिश में नंबर तेरे आए थे। नोट्स देने के लिए तूने भी तो मुझे 50 रुपए की चाट खिलाने को कहा था और मैंने पैसे न होने पर भी तुझे चाट खिलाई थी, भूल गई तू? हाँ भूल गई। देख, तुझे नोट्स चाहिए तो तू भी मेरे और दूसरे बच्चों की तरह ट्यूशन ले ले। कैसी बातें कर रही है? तुझे पता है ना मेरे माँ बाबा गरीब हैं, वैसे ही मेरे बड़े भाई की पढ़ाई के लिए उन्हें पैसे मामा के पास भेजने पड़ते हैं और फिर मेरी कॉपी किताबें खरीदने का खर्चा, उसके अलावा घर का खर्चा, इन सब के बाद भी अपने माँ बाबा से ट्यूशन पर पैसे खर्च करने को कैसे कह सकती हूँ? हाँ तो बस क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसे पढ़कर ही बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर। मैं कोई मदद नहीं करने वाली तेरी इस बार। हाँ रूपल सुन तो। रूपल चंदा की बात को अनसुनी करके वहाँ से चली जाती है। चंदा को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो अपने घर की ओर बढ़ जाती है। समय बीतता है। एक रोज चंदा अपनी माँ के साथ नए सत्र की किताबें खरीदने दुकान जा रही होती है।
तो रास्ते में उसकी पड़ोसन अलका सब्जी का थैला लिए उन्हें मिल जाती है, जो मीना को टोकते हुए बोलती है, अरे कहाँ चल दी माँ बेटी की सवारी? जरा किताबों वाली दुकान पर जा रहे हैं। कुछ किताबें रह गई थी ना इसकी, वही लेने के लिए। अरे मीना, पढ़ाई लिखाई में का धरो है, तू तो जाको घर बसाने की सोच। अरे अलका बहन, अभी मेरी चंदा बहुत छोटी है, 12वीं में तो पढ़ती है। अरे तो मैंने कौन सा अभी बियाह करने की बात कह दी? मेरो मतलब है रिश्ता विस्ता अभी से देखनो चालू कर दे और पढ़ाई लिखाई में पैसों न फूक कर दहेज के लाने बचत कर ले। ओहो, आंटी कुछ गिर गया है। हाय दैया, का गिर गयो? आपकी सोच, समय मिल जाए तो उठा लेना। चलो माँ, मुझे घर जाकर परीक्षा के लिए पढ़ना भी है। इस तरह चंदा अलका को करारा जवाब देकर अपनी माँ के साथ वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दिनों में चंदा के बोर्ड के एग्जाम आने वाले थे, जिसके लिए वो खूब पढ़ाई भी कर रही थी। एक रोज जब वो पढ़ रही होती है, तभी उसके बाबा घर लौटते हैं, तो लिखते हुए अचानक उसका पेन खत्म हो जाता है और वो सुखदेव से कहती है, बाबा थोड़े पैसे दो ना, 2-4 पेन लेने हैं और गणित के अभ्यास के लिए ज्योमेट्री बॉक्स भी लेना है। पैसे? बेटी, महीने का आखिरी चल रहा है, अभी एक पेन ही ले लेना, बाकी की चीजें बाद में खरीद लेना। ठीक है बाबा, आप पेन के लिए ही पैसे दे दो। सुखदेव उसे जेब से एक 20 का नोट निकालकर दे देता है। तभी अचानक लाइट चली जाती है, तो उसकी माँ मोमबत्ती जलाती है और चंदा उदास होकर कहती है, ये कोई समय है लाइट जाने का? अभी मुझे याद भी करना है। अरे कितनी चिंता कर रही है, लाइट आ जाएगी। चिंता तो करेगी ना, 12वीं की परीक्षा जो करीब है। भगवान, बस मेरी गरीब बेटी की ना परीक्षा में ना उस पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बाबा पता नहीं मैं एग्जाम अच्छे से दे पाऊंगी या नहीं। तू ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि बच्चों ने स्कूल के अलावा ट्यूशन भी लिया है, उनकी तैयारी मुझसे अच्छी होगी। ऐसे में मैं उनसे पीछे रह गई तो क्या हुआ बेटी, सब अपने अपने लिए मेहनत कर रहे हैं और तू भी अपने लिए मेहनत करेगी ना। और तू जितनी मेहनत कर रही है ना, मुझे पता है परीक्षा में ना अच्छा ही करेगी तू। हाँ, इसीलिए बिना बात की चिंता मत कर। जितनी चिंता चंदा को अपने एग्जाम को लेकर थी, उससे कहीं ज्यादा चिंता उसके गरीब माँ बाप को थी। उन्होंने उस वक्त तो चंदा को समझा दिया, लेकिन जब भी वो कभी अकेले होते तो अपनी गरीबी के कारण चंदा को अच्छे स्कूल ना भेज पाने और बाकी बच्चों की तरह उसके ट्यूशन का खर्चा ना उठाने में खुद को लाचार मानकर निराश हुआ करते। बीतते समय के साथ चंदा पूरी लगन से पढ़ने में ध्यान लगाती है। एक रोज वो स्कूल से लौटती है तो सुखदेव को अपना एडमिट कार्ड दिखाती है, जिसमें परीक्षा की तारीख और परीक्षा केंद्र का पता होता है, जिसे पढ़कर सुखदेव बोलता है, ये जगह तो यहाँ से बहुत दूर है बिटिया। हाँ, मैडम ने भी यही कहा, लेकिन सभी बच्चों का परीक्षा केंद्र यही है। हम तो यहाँ सुदूर इलाके में रहते हैं और इतनी दूर परीक्षा केंद्र में ना कोई सीधी बस भी नहीं जाती। तो क्या मैं अपने एग्जाम नहीं दे पाऊंगी बाबा? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि हम गरीब के पास तो कोई अपनी गाड़ी भी नहीं है, तो मैं अपने एग्जाम सेंटर कैसे पहुंचूंगी? बिटिया तू चिंता मत कर, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। परीक्षा केंद्र दूर पड़ने के कारण सुखदेव को भी चिंता होने लगती है। चंदा के एग्जाम से कुछ ही दिन पहले सुखदेव अपने पड़ोसी से उसका स्कूटर मांगता है और पड़ोसी भी हाँ कर देता है, तो सुखदेव चिंता मुक्त हो जाता है। दिन बीतते हैं और चंदा के एग्जाम का दिन आता है। वो घर के मंदिर में पूजा करके अपने माँ बाबा के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और फिर सुखदेव के साथ स्कूटर के लिए पड़ोसी के घर जाती है, तो वहाँ अलका के पति की जगह अलका खुद होती है। का बात है रही, सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर आ गए। वो भाई साहब का स्कूटर चाहिए था, उन्होंने कहा था ले जाने के लिए। का स्कूटर? पर स्कूटर तो घर में खराब पड़ो है, ये खुद किसी और की गाड़ी में बैठकर काम पर गए हैं। क्या बाबा, मेरे एग्जाम का क्या होगा? अरे एग्जामन को देकर भी का हो जाओगो हैं? चंदा रोने लगती है। तभी सुखदेव कुछ देर में किसी जान पहचान वाले से साइकिल लेकर आता है और चंदा को उसके पीछे बैठाकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। वो लगातार 2 घंटे तक साइकिल चलाता है और एग्जाम शुरू होने से 10 मिनट पहले एग्जाम सेंटर पहुंचता है। तब तक गार्ड गेट बंद कर रहा होता है, तो दोनों भागते हुए अंदर जाने लगते हैं। तभी गार्ड उन्हें रोकते हुए कहता है, एग्जाम रिपोर्टिंग का समय ना समाप्त हो चुका है, अभी 10 मिनट में एग्जाम शुरू हो जाएगा, अभी आप लेट है। अंकल जाने दीजिए, अभी भी 10 मिनट है।
जाने दो भाई, गरीब की बेटी का एग्जाम है, अगर ये नहीं दे पाई ना एग्जाम तो उसकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। जाने दो, कृपा करके जाने दो इसे। गार्ड गेट खोल देता है और चंदा भागते हुए अंदर जाती है और समय पर पहुंचकर अपना एग्जाम देती है और फिर इसी तरह से वो एक एक कर बाकी के बचे एग्जाम भी अच्छे से देती है और फिर अपने रिजल्ट आने का इंतजार करती है।